नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के शो डॉक्टर से पूछो में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज शुक्रवार है। शुक्रवार को डॉक्टर से पूछो का Q&A सेशन होता है, यानी कि सवाल जवाब श्रृंखला, जिसमें आपके द्वारा भेजे गए कई सवालों के जवाब हम जानते हैं हमारे साथ मौजूद एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट से। तो उनसे हम इस सवाल जवाब श्रृंखला को शुरू करते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं सर का। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस रंजन। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्कार सर, आज का जो सवाल जवाब श्रृंखला है, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट शुरू करती हूँ, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब दे पाए। तो आज का पहला सवाल मैं आपको बताना चाहूँगी, ये एमपी से है, एनके श्रीवास्तव का। इनका कहना है कि इनके पिछले 2 वर्षों से सर में हैवीनेस की प्रॉब्लम है। पूरे सर में खिंचाव इनको रहता है और गर्दन के पीछे भी जकड़न रहती है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी इलाज करवा चुके हैं, फ़ायदा नहीं हुआ। फिजियोथेरेपी भी कराया है, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। आपसे समाधान चाहते हैं। जी। देखिए, जो सर में हैवीनेस की समस्या होती है, पहले तो एक बात, इन्होंने कई सारी पैथी का इलाज कराया है और फ़ायदा नहीं हुआ है। दोस्तों, हमें यही समझना है कि पैथी, कोई दवा वाली पैथी उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है जितनी स्पिरिचुअल पैथी, आध्यात्मिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा है। आध्यात्मिक और प्राकृतिक में भी हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आध्यात्मिक चिकित्सा, स्पिरिचुअल अप्रोच की बात अधिक करते हैं। तो हमें समझना है कि बीमारियों का जो मूल कारण है वो हमारी ऊर्जा है और हमारा मन है। किसी दवा से बीमारी ठीक नहीं होती। बीमारी तो खुद ब खुद प्रकृति के उपकार से, हमारे रात में सोने से ठीक होती हैं। दवाइयाँ हमें टेम्परेरीली, सुपरफिशियली सपोर्ट करती हैं। तो अनुभव से भी कुछ लोगों को बात समझ में आ जाती है कि दवाइयों से तो ठीक नहीं हुआ। आपको दवाओं पे फोकस नहीं करना है, आपको अपनी एनर्जी पर और माइंड पे फोकस करना है। अगर आप अपनी ऊर्जा संतुलित करने में और अपने मन को पॉजिटिव बनाने में अगर कामयाब हो जाते हैं, तो आपका ये सर का जो हैवीनेस है वो ठीक हो जाएगा। तो अब ऊर्जा को संतुलित कैसे करना है, यहाँ पर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए, अनुलोम विलोम प्राणायाम से स्टार्ट करके फिर आप आनापानसति ध्यान का अभ्यास किया करें। दिन में 2 बार आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम और उसके बाद आनापानसति ध्यान की अभ्यास करनी है। अगर आप रेगुलर ध्यान अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर में सुषुम्ना नाड़ी से शुरू होते हुए आपके सभी 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा उतरती है। तो जब ऊर्जा उतरेगी तो वो ऊर्जा बैलेंस भी लाएगी, संतुलन भी आएगा और आप ठीक हो जाएंगे। ध्यान के अंत में आप 5 मिनट के लिए लेट जाया करें और पृथ्वी से प्रार्थना किया करें कि हे पृथ्वी माँ, हे धरती माँ, मेरी ऊर्जा को संतुलित करें। देखिए, प्रार्थना ऊर्जा को संतुलित करने के लिए, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर संतुलित करना है, यहाँ पे ऊर्जा को बढ़ाना नहीं है। प्रार्थना ऊर्जा को संतुलित करने के लिए की जाए तो ये बहुत प्रभावकारी होती है। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना करते हैं कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। अगर आपने द सीक्रेट वीडियो देखा होगा, जो हम चाहते हैं, अगर वो नकारात्मक सेंस में हम बोलते हैं तो फिर वो हमारी वाइब्रेशन, कन्फ्लिक्टिंग वाइब्रेशन हो जाती है, वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। क्या नहीं चाहिए? अगर आपको बीमारी नहीं चाहिए तो आपको बीमारी के बारे में नहीं सोचना है। आपको क्या आपके जीवन में आए, तो यहाँ पर संतुलित ऊर्जा आए। तो संतुलित ऊर्जा के लिए सोचना है अनुलोम विलोम प्राणायाम, 2 बार ध्यान, और ध्यान के अंत में लेट जाए और पृथ्वी से प्रार्थना करें ऊर्जा संतुलित करने के लिए। इससे आपको फायदा होगा। मैं आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी यहाँ बताना चाहता हूँ। हमारी कलाई पर अंदर की तरफ 3 अंगुल के डिस्टेंस पर PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। अपने दोनों हाथों में 2-2 मिनट के लिए, आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए, फोटो खींच के रख लीजिए। इस 2-2 मिनट इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दिन में 3 बार, ज़्यादा भी दबा सकते हैं आप, 3 बार तो जरूर दबाएं। जब आप इसको रेगुलर दबाएंगे तो इससे भी आपको फायदा होगा। और अभी परिवर्तन सीरीज हमारी आ रही है, आप उसको भी देखिए। वहाँ से भी आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने में, आप अपने माइंड को हेल्दी करने के लिए आप उस पर काम कर सकते हैं, माइंड पर। इन सभी का प्रयोग करेंगे तो आपका सर का हैवीनेस, सिर दर्द गारंटेड ठीक होगा।
थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं एनके श्रीवास्तव जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप डेली अपने जीवन में अनुलोम विलोम को अपनाएंगे और सर ने जो टिप्स दी हैं आपको उनको अपनाएंगे। आशा करते हैं आप बहुत जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मंजू जी का। इनका कहना है कि इनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा और उसकी वजह से ही आँखों के ऊपर स्पॉट्स भी आ गए हैं। तो क्या करें इसको कंट्रोल करने के लिए? देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे भोजन में ऑयल के माध्यम से ज़्यादा आता है, तो हमें हर तरह का ऑयल खाना कम कर देना है। डॉक्टर डीन ऑर्निस अमेरिका में हार्ट केयर स्पेशलिस्ट, दिल्ली में डॉक्टर विमल छांजेड़, ऐसे कई सारे हार्ट स्पेशलिस्ट बोल रहे हैं कि हमें अपने भोजन में तेल का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, और जिनको कोलेस्ट्रॉल होता है उनके लिए तो ये ज़रूरी हो जाता है। तो तेल का प्रयोग कम करना है। इन जनरल ऑयल फ्री कुकिंग भी चलता है, आप यूट्यूब पे देखिएगा, या इसके कोर्सेज भी होते हैं, बिना तेल का खाना कैसे बनाएं। अगर आप वो सीख लेते हैं, वो करते हैं, तो आप बिना तेल का भी टेस्टी भोजन बना सकते हैं, तो वो भी आप सीख सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पर, एल्बो पर, कोहनी पर होता है बाहर की तरफ। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, 2 डॉट है। जो ऊपर का जो डॉट है, जो थोड़ा सा साइज में छोटा है, वो LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आपको इसे सिडेट करना है। सिडेट के लिए हम उसे लगातार दबा के रखते हैं। आपको यहाँ पे मसाज नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मसाज अगर करेंगे तो वो टोन हो जाएगा। आपको यहाँ पे सिडेट करना है, यानी कि लगातार कंटिन्यूसली दबा के रखना है। जब आप उसे दबा के रखेंगे, कितनी देर दबाना है? 1 मिनट से 1.5 मिनट। ऐसा दिन में 3 से 5 बार करेंगे, तो आपको ये दोनों हाथों में बारी बारी से करना है। ज़्यादातर एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों हाथों में करना होता है, या अगर पैर का पॉइंट है तो दोनों पैरों में करना होता है। दोनों हाथों में आप LI11 को सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये कोलेस्ट्रॉल जो है आपका ये ठीक कर देगा। और अगर आपका वजन ज़्यादा हो तो अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए भी थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा योगा किया करें। वजन का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। हमारी सोसाइटी में एक्सेस वेट को, ओबेसिटी को नॉर्मल की तरह एक्सेप्ट कर ले जाते हैं, लेकिन वो कई बीमारियों के हमारे कारण बनते हैं। अपने वजन को नॉर्मल रखने पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, वेट को नॉर्मल रखें। सर जैसे कि आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो हमें ऑयल को अवॉइड करना है। जी। तो उसके साथ ही एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रहा है, आपसे पूछना चाहिए कि क्या हमें घी को भी अवॉइड करना है? तेल, क्योंकि फॉर्म ऑफ एक तरह से ऑयल के ही फॉर्म में आ गया, हाँ, तो इस पर भी मुझे थोड़ा-सा लग रहा है कि तेल और जाना घी चाहिए। में घी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन रिलेटिवली हम कम लें। ओके। तो मतलब कि जिस मात्रा में हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, उससे कम ही मात्रा में हमें इस्तेमाल करना है, और उसके कंपैरिज़न में अगर हम ऑयल की जगह घी को लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। यस। ओके, थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं मंजू जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप अपने जीवन में एक्यूप्रेशर को अपनाएंगे। LI11 पर आप काम करेंगे और इसके साथ ही वॉक करेंगे, अपने वेट को मेंटेन करेंगे, तो आशा करते हैं कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कंट्रोल रहे। इसी के साथ बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अशोक बालाजी का। इनका सवाल इनकी दरअसल माताजी के लिए है। इनका कहना है कि उनको 1 महीने पहले ब्रेन स्ट्रोक आया था, उनका बोलना चलना बंद हो गया था। फिर उसके बाद फिजियो करने से थोड़ा-सा मूवमेंट उनके शरीर में आया, जैसे कि लेग को फोल्ड करने की समस्या जो थी वो थोड़ी-सी कम होने लगी, थोड़ा-सा फोल्ड वो कर पा रहे थे। तो इसके साथ ही जानना चाहते हैं कि वो कैसे अपने पैरों पर खड़े हो सकें फिर से? तो इसके लिए वो क्या कर सकें? क्योंकि फिजियो से उनको बहुत ही कम आराम मिला है। देखिए, जब ब्रेन स्ट्रोक हो गया, वैसे तो मैं थोड़ा ब्रेन स्ट्रोक या जैसी कोई समस्या भी कोई नहीं आए, इसके लिए भी मैं सभी दर्शकों से कहूँगा कि अपना बीपी और अपना कोलेस्ट्रॉल अगर आप ये नॉर्मल रखते हैं, टैबलेट से नहीं, बिना टैबलेट अगर आपका बीपी और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है, तो रिलेटिवली कम चांसेस होते हैं कि आपको लाइफ में कभी स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक यानी कि हार्ट अटैक हो। तो एक तो प्रिवेंशन, इन जनरल प्रिवेंशन के लिए सबके लिए बातें हैं, लेकिन जब ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है तो हमें यह बात समझना है कि यहाँ पे कौन सी नाड़ियों की गड़बड़ी हुई है। हमारे भीतर जो सूर्य प्राण की नाड़ियाँ होती हैं वो डिस्टर्ब होता है। तो सूर्य प्राण की नाड़ियों को एक्टिवेट करने के लिए हम पैर की उंगलियों का मसाज किया करें। हमारे जो पैर की जो 4 छोटी उंगलियां हैं, अंगूठे के अलावा अंगूठों का भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा छोटी उंगलियों पर ही फोकस करना है। पैर की 4 उंगलियां, जो पैर अफेक्टेड है उस पैर का, दोनों पैर की करने की जरूरत नहीं है।
जो पैर अफेक्टेड है उस पैर की चारों छोटी उंगलियों का मसाज हमें अच्छे से करना है और टिप्स पर जो ऊपरी पॉइंट है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का मसाज कर लेने के बाद हम वहाँ पर लाल रंग लगाकर छोड़ सकते हैं। जो लाल रंग होता है वो ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है और अगर ब्लड फ्लो का बढ़ेगा तो फिर जो सेंसेशन है वो लौटने आ जाएंगे, मूवमेंट होने लग जाएगा। तो मसाज करने के बाद लाल रंग लगाकर छोड़ देना है। और जो रंग थेरेपी होती है, कलर थेरेपी, ये दिन के समय होती है, जब रात के समय कलर थेरेपी का उपयोग नहीं है और कपड़े से ढकने पे भी उसका इफेक्ट कम हो जाता है। वैसे विंटर का समय है तो थोड़ा कपड़े से ढकने की भी जरूरत है, लेकिन फिर भी कलर लगाने के बाद थोड़ा सा उसको एक्सपोज, थोड़ा डे लाइट से एक्सपोज थोड़ा करना है। टिप्स ऑफ द टोज, पैर की उंगलियों के ऊपरी हिस्से को दबाने के अलावा हमारे पैर में एक अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है ST36, अष्टमक 36, जो कि घुटने के पास है। इसका मसाज करने से हमारे पैर में सूर्य प्राण बढ़ेगा। ST36 का इमेज आपको दिखाया जा रहा है, इसको समझ लें और इसको 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार मसाज किया करें। घर के सभी फैमिली मेंबर्स बारी बारी से जिम्मेदारी ले लें और वो 2-2 मिनट के लिए समय दें। ST36 पर मसाज करेंगे तो पैर जो है वहाँ पर मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। ST36 पर और पैर के टिप्स पर काम करेंगे और साथ में आप, उम्मीद करता हूँ आप ध्यान में बैठ ही रहे होंगे। माँ के पास सभी फैमिली के मेंबर आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए, हो सके तो 1 घंटे के लिए वहाँ पर ध्यान में बैठिए। माता जी लेटे लेटे ध्यान कर सकती हैं। जो बीमार व्यक्ति अगर ज़्यादा बीमार होता है तो लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हैं और बाकी लोग अपना बैठ कर ध्यान करेंगे। तो ध्यान की ऊर्जा से भी हमारी हीलिंग बहुत फास्ट होती है। हर रोग में हमें ध्यान के अभ्यास को बढ़ा देना चाहिए। दिन में 2 बार ध्यान में बैठना चाहिए और 1 बार तो ग्रुप मेडिटेशन होना ही चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर इसके लिए। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ब्रेन स्ट्रोक के कारण क्या होते हैं, किन कारणों से ये हो जाता है? मैंने अभी जस्ट बताया था, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल। अगर हम इन दोनों को अगर नॉर्मल मेंटेन करें, नॉट ड्यू टू टैबलेट, किसी को बीपी की है, बीपी बढ़ गया है, अब वो गोली खा के उसे कंट्रोल रख रहा है तो वो कंट्रोल बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं होता। कभी भी वो फ्लक्चुएट हो जाता है। कभी आपने मेडिसिन लेना ले गए और वो जबरदस्ती है। आप समझिए कोई बच्चा रो रहा है, अब उसे चुप कराना है। आप एक तो है तो आप उसे फुसला के चुप कराएं। आप उसे फुसला के चुप नहीं करा पा रहे तो आप उसको जबरदस्ती मुंह दबा दें और फिर बोले कि अब तो बच्चा चुप हो गया। बच्चा चुप नहीं हुआ, बच्चा मजबूरी में चुप हुआ है। तो वैसे ही अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है और फिर वो गोली खाकर उसे सोच रहा है कि मेरा बीपी कंट्रोल में है, वो कंट्रोल नहीं है। ये वैसा ही बात है कि आपने बच्चे को मुंह पे हाथ रख दिया, अब वो आवाज़ निकाल नहीं पा रहा है तो आप सोच रहे हैं कि बच्चा तो चुप हो गया। बीपी तो आपका कंट्रोल हुआ, बीपी कंट्रोल नहीं है, इसको कंट्रोल नहीं मानना चाहिए। अगर टैबलेट लेते हुए आपका बीपी कंट्रोल है तो आप कंट्रोल मत समझिए। आप इसका एक्यूप्रेशर से, योग निद्रा से, ध्यान से आप प्रयोग करके इसको ठीक करने की कोशिश करें। आपको हमारी रिकॉर्डिंग पहले मिल जाएगी जहाँ पे 1 घंटे मेरे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने की बात करी है। ये मुख्य रूप से स्ट्रेस और पृथ्वी प्राण की बात है। तो अगर योग निद्रा करते हैं, ध्यान करते हैं तो आप बीपी को 3 महीने के अंदर गारंटेड ठीक कर सकते हैं। चाहे कितना भी साल पुराना बीपी हो, 3 महीने में गारंटेड ठीक हो जाएगा अगर आपको जो बताया गया है बीपी की वीडियो में वो करेंगे तो बीपी और कोलेस्ट्रॉल अगर हमारा नॉर्मल रहे तो हम स्ट्रोक से अपने आप को बचा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर इस जानकारी के लिए भी और इस सवाल के जवाब के लिए भी, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये शंका होती है कि ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी हमको नहीं हो सकती, मतलब ये चीज़ होती है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि छोटी छोटी चीज़ों से जब हम उनको ध्यान नहीं देते हैं वही समस्याएं चलकर आगे चलकर इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती हैं। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा। कभी कभी क्या होता है, जिन लोगों को खासकर स्ट्रेस होता है या हेडेक होता है, उनको ना पीरियडिकली अपना बीपी भी चेक कराना चाहिए। क्या होता है, अगर हम चेक नहीं करा रहे हैं तो हम ऐसा ज्यूम करते हैं कि बीपी तो नॉर्मल ही होगा। नॉर्मल है कि नहीं आपको पता तो नहीं है। अगर नॉर्मल नहीं है तब तो आप रिस्क में ज़्यादा हैं अटैक के। बीपी चेक करा लेना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। और बहुत सारे घरों में तो मशीन घर में होती है, घर में चेक कर लेते हैं। और अगर चेक करते हैं तो आपको कॉपी में लिख के रखना चाहिए। क्या होता है, कॉपी में लिख के रखने से ना भविष्य में कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल के पास जाते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि आप ना जाएं, कम से कम जाएं, लेकिन फिर भी अगर कभी जाना पड़े तो आपके पास अगर बीपी के अगर आपने चार्टिंग लिख के रखा हुआ है तो इससे काफ़ी डॉक्टर को हेल्प मिल जाता है कि आपका बीपी कितना फ्लक्चुएट होता है ना। जितना अच्छा आप अपना केयर करते हैं और खासकर लिख कर रखते हैं तो उतना बेहतर केयर डॉक्टर भी कर पाएंगे। तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखिए, कंट्रोल में रखिए, तो ब्रेन स्ट्रोक से हम बचे रहेंगे।
सर, जैसा कि आपने अभी ज़िक्र किया कि हम अक्सर सभी के घरों में ब्लड प्रेशर को मेज़र करने की मशीन होती है। जी। तो एक तो आती है इलेक्ट्रिक मशीन और एक आती है वो जो पारे वाली मशीन हाँ। जो होती है, जो पुराने ज़माने वाली होती है। तो अक्सर कहा जाता है कि जब भी बीपी आप टेस्ट कराओ तो पुराने वाली मशीन का जो मेज़र होता है वो बेटर होता है। तो वो कहाँ तक ठीक है? क्या हमें इलेक्ट्रिक मशीन पर रिलाय करना चाहिए या ये उस पर? बात थ्योरेटिकली तो सही है, ओल्ड इज गोल्ड मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे अब ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का यूज हो रहा है। मैं भी व्यक्तिगत रूप से इलेक्ट्रिकल ही यूज करता हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली वो ईजी होता है। और यहाँ पे बात ये समझनी है ना कि फ्लक्चुएशन मैटर करता है। अगर वो रिपोर्ट अगर बढ़ा हुआ बता रहा है तो वो हर दिन बढ़ा हुआ बताएगा। अब किसी दिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो पकड़ में आ जाएगा। अगर हम रेगुलर चेक कर रहे हैं, हर हफ्ते 2 हफ्ते पे अगर ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत कभी हो गई हो या जिनको कभी सर दर्द रहता हो, कभी जिनकी लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा हो, जिनको नींद कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है, वैसे लोगों को अपना बीपी चेक कर लेना चाहिए हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार। या कभी भी एक बार भी अगर बीपी कभी ज़्यादा हो गया किसी कारणों से, तो फिर आपको रेगुलर बेसिस पे अपना बीपी चेक करना चाहिए। तो हमें एक बेस लाइन मिल जाता है जो हम रेगुलर चेक करते हैं। अब उसके बाद कहीं फ्लक्चुएशन हुआ, कभी हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या हमारी बॉडी का इंटरनल जो ब्लड वेसल्स के कोलेस्ट्रॉल क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स में प्लेक जमते हैं। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है, ब्लड वेसल्स हेल्दी हैं, तो बीपी नॉर्मल रहेगा। अगर बीपी नॉर्मल है तो वो एक रेंज तो वही रहेगी ना। तो हमें कंपैरेटिव वे में जानना है कि बढ़ता है क्या। तो अगर अगर वो इलेक्ट्रिक मशीन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी उतना ही, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत, प्रैक्टिकल लेवल पे दिक्कत नहीं है। ओके। तो सर, इस सिचुएशन में और हम क्या कुछ कर सकते हैं और मरीज को कैसे हम सहायता पहुंचा सकते हैं स्ट्रोक के मामले में जब वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हाँ। हैं, तो और क्या कुछ करें? द सीक्रेट मूवी अगर आपने देखी हो, बहुत पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री फिल्म है रोंडा बर्न की, आप कभी देखिएगा। हिंदी भाषा में भी रहस्य के नाम से ही उपलब्ध है, फिल्म भी है और किताब भी है। तो उसमें दिखाया जाता है कि एक बंदा जो उसका एरोप्लेन जो है वो क्रैश कर जाता है और वो अपने पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है उसकी। सिर्फ वो सांस ले पा रहा है, देख पा रहा है, बाकी वो अपना हाथ भी नहीं हिला सकता। उसमें दिखाते हैं, ये सच्ची कहानी है। माइकल गुडमैन नाम है, नाम मुझे श्योर नहीं है। आप ये स्टोरी देखिएगा द सीक्रेट खोलकर। माइकल गुडमैन को डॉक्टर ने कहा कि ये व्यक्ति तो शायद चल नहीं पाएगा, या अगर चलेगा भी तो काफ़ी लंबा समय लगेगा रिकवर होने में। माइकल गुडमैन अपने मन में सोचता है कि मुझे क्रिसमस तक, 2 से 3 महीने के कुछ समय के बाद क्रिसमस आने वाला था, उसने बोला मैं क्रिसमस तक हॉस्पिटल से मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा। और डॉक्टर जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, ये डॉक्टर का ओपिनियन है। उसने अपने विल पावर का यूज करते हुए सोचा कि मैं ठीक होऊंगा, और वो विजुलाइज करता था लेटे लेटे कि मैं चल रहा हूं, मैं वॉक कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों के साथ खेल रहा हूं। तो ये विजुलाइजेशन करने से डिवाइन एनर्जी उसकी बॉडी में फ्लो करना अधिक हो गई और उसके लिम्स रिलेटिवली जल्दी हील हो गए। विजुलाइजेशन में भी बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। मेडिटेशन हमारे जीवन में जब आ चुका हो, अगर हम दिन में 2 बार मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, उसके बाद और टाइम अगर आप दे सकते हैं तो विजुलाइजेशन के लिए आपको समय देना चाहिए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की कहानी अगर आपने सुनी हो, डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी एक बार उनका स्पाइन फ्रैक्चर हो गया था और छाती के पास जो पीछे वर्टिब्रा होते हैं, 5 वर्टिब्रा उनके फ्रैक्चर हो गए। कोई भी वर्टिब्रा फ्रैक्चर एक मेजर फ्रैक्चर है। उनको बेड पे ही लेटे ही रहना था, वो बैठ भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर बैठेंगे तो वेट के कारण उनका जो फ्रैक्चर वर्टिब्रा है वो कोलैप्स कर जाएगा, तो बैठना अलाउ नहीं था। उस कंडीशन में भी डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने, डॉक्टर वो कायरोप्रैक्टर थे पहले, अब वो मेडिटेशन सिखाते हैं, उन्होंने रिफ्यूज किया कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। उनके भीतर एक जेहन में बात चल रही थी कि जो भगवान की शक्ति, जिसने स्पाइन बनाया, माँ के गर्भ में पूरा शरीर विकसित होता है, स्पाइन भी बनता है, तो जो भगवान की शक्ति स्पाइन बना सकती है, क्या वो शक्ति अभी नहीं है? अगर है तो क्या वो फ्रैक्चर को ठीक नहीं कर सकती? कर सकती है। थ्योरेटिकली तो यही बात सच है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने विजुलाइज कर करके, मेडिटेशन कर करके अपने आप को 3 महीने में ठीक कर लिया बिना ऑपरेशन। लिविंग मिरेकल हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा। और आज तो वो एक बहुत बड़े मेडिटेशन टीचर हैं, 4 किताबें वो लिख चुके हैं और उनके स्टूडेंट्स में दर्जनों लोग
लाइलाज बीमारियों से, जिसको डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि इसमें कोई इलाज नहीं हो सकता, वो ठीक हो चुके हैं। स्टेज 4 कैंसर मेडिटेशन से ठीक हो चुका है। ऐसे कई केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताबों में, डॉक्टर जो डिस्पेंजा के फ्रेंड डॉसन चर्च, उनकी किताब माइंड टू मैटर में, माइंड टू मैटर को पत्री जी ने बहुत प्रमोट किया और उस पर स्वाध्याय भी पीएमसी हिंदी पर उपलब्ध है। हीलिंग विजुलाइजेशन से भी हम अच्छा खासा पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो पत्री जी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, कि हम मेडिटेशन को और विजुलाइजेशन को क्लब ना करें। मेडिटेशन के टाइम पे हम सांसों पर ध्यान लगाएं और जो विजुलाइजेशन का टाइम है उसको मेडिटेशन से अलग रखें। जब हमारा मेडिटेशन हो चुका हो, आप आंखें खोलकर बाहर आ चुके हो, फिर एक डेडिकेटेड टाइम आप विजुलाइजेशन के लिए दें। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपको ठीक लगे, आप विजुलाइज करें कि मैं चल रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ खेल रहा हूँ। स्ट्रोक में यहाँ मूवमेंट नहीं हो रहा है, मैं चल रही हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ, अपने दूसरे छोटे बच्चों के साथ मैं खेल रही हूँ। क्योंकि खेलने की भावना के साथ ना, बच्चों की भावना के साथ एक खुशी का भाव आता है। खुशी एक बहुत बड़ा हीलिंग फैक्टर होती है। जब हम खुश होते हैं तो हीलिंग जल्दी होती है। तो बच्चों के साथ खेलने को विजुलाइज करना एक अच्छा तरीका है। जो भी आपकी लाइफ का जो बेस्ट मोमेंट है, उस बेस्ट मोमेंट को याद करना भी खुशी बढ़ाता है। तो विजुलाइजेशन का टेक्निक हम अपना सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन के टाइम पर विजुलाइजेशन को क्लब ना करें। बहुत लोग, बहुत सारे टीचर क्लब करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं, जो कि मैंने पति जी से सीखा है, मेडिटेशन के टाइम पे हम विजुलाइजेशन नहीं करना चाहिए। हम उसे बाद में कर लें, अलग से कर लें। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए, और इतनी सारी इस पर आपने हमारे साथ ज्ञान अपना साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अशोक जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके साथ ही आप अपनी माता जी की पैर की उंगलियों की मसाज करेंगे, खासतौर पर टिप्स पर, और इसके साथ ही कलर थेरेपी में रेड कलर थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे, ST36 पर काम करेंगे, और आशा करते हैं इसके साथ ही आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, आपकी माता जी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। सर इसी के साथ मैं बढ़ना चाहूँगी आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अभिजीत यादव जी का। इनकी उम्र 31 है। इनका कहना है कि बीपी बढ़ने की इनको प्रॉब्लम है और 1 घंटे मॉर्निंग में ध्यान करते हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ध्यान में आप करते हैं, ध्यान को ना, कोई ध्यान करने में आप आगे हैं, अच्छी बात है, आपकी सराहना मैं कर रहा हूँ। लेकिन इस बात को भी समझना है कि ध्यान कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि हम अलार्म लगाकर 6 बजे जो भी आपका ध्यान का टाइम, उस पर आप ध्यान में बैठ गए, अलार्म बंद हुआ, फिर ध्यान से बाहर आ गए। ध्यान ना हमारा वे ऑफ लाइफ हो जाना चाहिए। कहने का मतलब कि जब भी आपको समय मिले, आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, दिन में कई बार आप ध्यान में बैठें। अपने हर लीजर टाइम, हर फ्री टाइम का उपयोग ध्यान में बैठने के लिए किया करें। और दिन में 1 बार नहीं, 2 बार। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, ये सिर्फ बीपी के लिए नहीं, मैं हर एक रोग के लिए कह रहा हूँ, जिनके भी शरीर में रोग है उनके लिए तो दिन में 2 बार ध्यान में बैठना जरूरी है। और अगर समय अलाउ करता है तो 3 बार भी बैठ सकते हैं। 2 घंटे, 3 घंटे अगर आप समय देते हैं तब आपको जल्दी हीलिंग होगी, नहीं तो हीलिंग में समय लगेगा। तो दिन में 2 बार ध्यान में बैठिए। एक बार आप 1 घंटे बैठ रहे हैं, अगर दूसरी बार अगर आप 1 घंटे समय नहीं दे पा सकते हैं तो कम से कम आधे घंटे बैठिए। आधे घंटे समय नहीं दे सकते तो कम से कम 15 मिनट दे भी दीजिए। देखिए क्या होगा ना, कि अगर आप 2 बार समय ध्यान में बैठ रहे हैं, अगर आपका ध्यान लगने लग गया, जब ध्यान लगने लग गया तो आप ध्यान को एंजॉय करेंगे, आपको ध्यान में आनंद आएगा। तो जो 15 मिनट का समय जो है वो अपने आप आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे बन जाएगा। जब हम ध्यान को एंजॉय करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहते हैं। तो दिन में 2 बार तो समय देना ही है। और इस बात को समझें कि ध्यान से हम शांत होना सीखते हैं, है ना। बीपी, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी तब बढ़ता है जब हम यहाँ पे ना स्ट्रेस लेते हैं। हाइपर टेंशन, बीपी का दूसरा शब्द है हाइपर टेंशन। आप जब लाइफ में टेंशन लेते हैं तभी हाइपर टेंशन यानी कि बीपी होता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना सीखना है। टेंशन नहीं लेने के लिए क्या करना है, जो भी हो उसको स्वीकार करें। भगवान की मर्जी है कि आपको इस अनुभव से गुजरना है। देखिए, आत्माओं के हिसाब से अगर हम देखें तो हम धरती ग्रह पर अनुभव लेने के लिए आते हैं। पत्री जी ने इस बारे पे बहुत सिखाया है। आत्मा की जर्नी पर, सोल जर्नी पर भी बहुत सारी किताबें हैं। योर सोल्स प्लान, योर सोल्स गिफ्ट, डॉक्टर ब्रायन वाइस की किताबें हैं, मिरेकल्स हैपन। हम आत्मा धरती पर अनुभव लेने के लिए आते हैं। तो जो अनुभव लेना है, और ये निर्भर करता है हमारे कर्मों पर, तो जो अनुभव लेना है वो तो लेना पड़ेगा। तो हम रेसिस्टेंस के साथ, स्ट्रेस लेकर, टेंशन लेकर अनुभव से ना गुजरे, स्वीकार करें, ठीक है भगवान की मर्जी, जो भी होता है सरेंडर करने की कला सीखें। ठीक है भगवान, तुम्हारी अगर मर्जी यही है तो ऐसा ही हो। टेंशन लेना कम करेंगे, सरेंडर करेंगे, लेट गो करेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, हम्बल रहेंगे, विनम्र रहना भी बहुत जरूरी है। टेंशन
उन लोगों को ज़्यादा आता है जिनके पास ना एटीट्यूड ज़्यादा होता है। हम थोड़ा विनम्र रहें, सबके साथ मीठा बोलें। आप अगर किसी पोस्ट पे हैं, किसी पोस्ट पे रह चुके हैं, तो ना बहुत लोगों को उसका स्वाभिमान, अहंकार होता है कि मैं तो इतने सीनियर पोस्ट पे रह चुका हूँ। जब आप पोस्ट पे थे तब थे, और जब पोस्ट पे भी होते हैं तो अधिक सम्मान मांगना नहीं चाहिए। अगर आपके पास काबिलियत है तो सम्मान खुद ब खुद लोग देंगे। अगर मांगने की टेंडेंसी है तो यही टेंशन बनता है। अगर सम्मान कहीं नहीं मिले, कोई इज्जत ना दे, तो रिलैक्स रहना सीखना है, हम्बल रहना सीखना है, खुश रहना सीखना है, सरेंडर करना सीखना है। जब ध्यान करते करते इन गुणों को आप अपने जीवन में उतारेंगे, तब बीपी ठीक होगा और गारंटेड ठीक होगा। 3 महीने का समय लेकर चलिए, तुरंत रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिए। हम 40 दिन के लिए कहते हैं कि 40 दिन के लिए आप ध्यान रेगुलर करें, आपको फायदा होगा, लेकिन 40 दिन एक आदत बनाने के लिए है। बीपी के मामले में जिसमें आप कई सालों से दवा खा रहे होंगे, आप यह सोच कर चलें कि 3 महीने का समय तो चाहिए। योग निद्रा का अभ्यास भी आपको किया करें। मेरी आवाज़ में 18 मिनट का योग निद्रा है। स्वामी निरंजन सरस्वती जो बिहार स्कूल ऑफ योगा के हेड हैं, उनकी आवाज़ में हिंदी में और अंग्रेजी में योग निद्रा यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। तो आप योग निद्रा करें, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा बीपी में। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। लेकिन इसमें ना मैं एक फैक्टर और समझना चाहूँगी जी। कि जैसा कि आपने बताया कि कई बार पोजीशन के एटीट्यूड की वजह से भी हमें विनम्रता नहीं होती है जी। और उसकी वजह से भी हमको इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी। लेकिन एक समस्या मुझे लगता है कि हो सकता है ऐसा हो कि हम लोग अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, ये भी है। यस। और एक फैक्टर और मुझे लगता है कि जिस काम को हम कर रहे हैं, हो सकता है कि उसके प्रति हमारा समर्पण ना हो, उसके प्रति हमारा प्यार ना हो, राइट। तभी भी उनको स्ट्रेस या बीपी की प्रॉब्लम रह सकती है। तो इस पर भी आपसे थोड़ा समझना Yes. चाहूँगी कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वो उसे कैसे डील करें? देखिए, कहा गया है डू व्हाट यू लव। हर एक व्यक्ति को, खासकर प्रोफेशन के मामले में, जो भी आप काम करते हैं, आप उस करियर में, उस प्रोफेशन में जाएं जिसको आप पसंद करते हैं। बहुत बार ना हम अच्छे पैकेज के चक्कर में, अच्छी सैलरी के चक्कर में हम वैसे एरिया में घुस जाते हैं जहाँ पे पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन हमें खुशी नहीं मिलती, हमारे जीवन में तनाव आता है। डू व्हाट यू लव, वैसा काम करें जो आपको पसंद है। आइडियल ये है। अगर ये नहीं हो सकता तो लुई है सिखाती है लव व्हाट यू डू। जो आप काम कर रहे हैं उसको पसंद करना सीखें, उसको पसंद कर लें। बार बार बोलिए मैं अपने काम को पसंद करता हूँ, मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ। तो अफर्मेशन करके भी आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप करियर चेंज करना पॉसिबल नहीं है, वैसे जहाँ भी पॉसिबल हो, जहाँ पे आपको बात ये समझ में आने लग गई कि इस करियर में ना स्ट्रेस बहुत है, मैं तनाव नहीं लेना चाहता, तनाव लेके ना पैसा मत कमाइए। तनाव लेके पैसा कमाएंगे तो वो पैसा टिकेगा नहीं, वो बाद में हॉस्पिटल में खर्चा हो जाएगा। हमें वो काम करना चाहिए जो आप मस्ती से, खुशी से, प्रेम से, स्माइल के साथ कर सकें। लेकिन चलिए, अगर करियर चेंज करना पॉसिबल नहीं है तो अफर्मेशन किया कीजिए, आई लव व्हाट आई डू। मैं अपने काम को पसंद करता हूँ। हाँ, अपने काम को शुरू करने से पहले 5 मिनट का ध्यान कर लिया करें। अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप खोलने से पहले 5 मिनट का ध्यान कर लिया करें। आप पाएंगे कि जो काम पहले आपको टेंशन देता था, अब आपको टेंशन नहीं देगा या कम देगा। ध्यान का हमें समझदारी के साथ उपयोग करना है, तब हम उससे पूरा फायदा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं अभिजीत जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसके साथ ही आप थोड़ा सा धैर्य से काम लेंगे अपने जीवन में। ध्यान आप करते ही हैं और इसको डेली कीजिए और थोड़ा सा विनम्रता, नम्रता अपने स्वभाव में लाइए और आशा करते हैं कि आपका ये जो बीपी की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मंजू जी का, मंजू रांका जी का। इनका कहना है कि इनके फादर को 2nd स्टेज का थ्रोट कैंसर है। उनकी एज 69 ईयर्स है और 1 मंथ से रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी स्टार्ट है। मंजू जी, अगर आपने कैंसर में अगर कीमोथेरेपी अगर स्टार्ट नहीं करी होती तो ज़्यादा बेहतर प्रोग्नोसिस की संभावना थी। कीमोथेरेपी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब हम नेचुरोपैथी, एनर्जी मेडिसिन, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट करते हैं तो बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं। मेरा एक प्लेटफॉर्म है स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ। वहाँ पे मैंने एक यूएस की महिला को बुलाया हुआ है, मैरी रस्ट, जिसने अपना ब्रेस्ट कैंसर बिना कीमोथेरेपी, बिना सर्जरी ठीक किया है। लुई हे की भी हम कहानी जानते हैं। लुई हे ने अपना कैंसर बिना ऑपरेशन, बिना कीमोथेरेपी ठीक किया है। बहुत सारे केसेस हैं।
कैंसर पे एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड बुक है, रेडिकल रिमिशन। अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो इस रेडिकल रिमिशन किताब को पढ़िए। हिंदी में किताब उपलब्ध नहीं है अभी फिलहाल। तो रेडिकल रिमिशन में जो एक कैंसर रिसर्चर है केली टर्नर, वो लगभग 100 से अधिक ऐसे कैंसर मरीजों से मिली जिसने अपना कैंसर बिना कीमोथेरेपी ठीक किया है। तो कैंसर का इलाज प्राकृतिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से भी बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है। लेकिन चलिए, अब जो आप परिवार में कई सारे डिसीजन मेकर्स होते हैं, सब हमेशा आपके कंट्रोल में बात नहीं होता। अब जो हो चुका है, जो हो रहा है, यहाँ पर आध्यात्मिक पहलू ये है कि कैंसर का एक बड़ा कारण होता है हमारे भीतर गुस्सा, हमारे भीतर का इरिटेशन। लुई हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ अगर आप पढ़ेंगे, उस पर हमारा परिवर्तन भी आ रहा है। परिवर्तन भी देखिए और वो किताब भी पढ़िए, क्योंकि परिवार में अगर कोई कैंसर है तो आपको पूरी तरह से समझना बहुत जरूरी है। जो लोग किताब पढ़ सकते हैं वो लोग, वो फैमिली मेंबर किताब को पढ़ने पर, समझने पर और फिर समझकर समझाने पर, बाकी फैमिली मेंबर्स को समझाने पर फोकस करें। कैंसर का बड़ा कारण लुई हे ने बताया है हमारे भीतर का गुस्सा और इरिटेशन। कोई भी ऐसी घटना जिससे हम बहुत परेशान हुए हो, जिससे हम बहुत गुस्सा रहे हो, अपने मन की बात को नहीं बोल सके हो, तो ये कैंसर और खासकर थ्रोट कैंसर बनता है। थ्रोट जो है उसका काम है बोलना। जब हम अपनी बातों को नहीं बोल पाए हो, बोलने में दिक्कत रही हो, बोलने के साथ गुस्सा रहा हो, या हमने गुस्से से बोला हो, गुस्से में रहा हो, या गुस्से के अलावा इरिटेशन, किसी बात से हम परेशान हैं और उसको भीतर दबा रहे हैं, अगर वो बाहर निकल जाता है तो भी वो रिलेटिवली कम नुकसानदायक होता है। कितने लोग भीतर कुढ़ते रहते हैं, भीतर में मन सोचते रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। वैसे गुस्सा भी खतरनाक है, लेकिन मन में दबाना तो और ज़्यादा खतरनाक है। तो पुरानी चीज़ों को थोड़ा बातचीत करना पड़ेगा। जो फैमिली मेम्बर के साथ आपके पिताजी खुल सके उनको बात करना चाहिए, नहीं तो आप किसी काउंसलर के पास भी ले जा सकते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास अगर वो संभव हो। और बात करना, पुरानी चीज़ों के लिए गुस्से को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर पुरानी घटना के लिए जो गुस्सा दबा पड़ा है, अगर वो रिलीज हो जाता है तो आपका कैंसर गारंटेड ठीक हो जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कीमोथेरेपी। बल्कि कीमोथेरेपी नहीं है तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। गुस्से को माफ़ करने के अलावा हम कैंसर पे कई ढंग से काम कर सकते हैं। स्पिरिचुअल अप्रोच इन कैंसर नाम से कैंसर पे पूरा 1 घंटे का वीडियो है हमारा, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने मिलेट्स खाने की बात करी है, जिसमें हमने सूर्य प्रकाश में आधे घंटे रहकर प्राण ऊर्जा लेने की बात करी है। देखिए, सूर्य प्रकाश के महत्व को बहुत कम लोग समझते हैं। हमें रेगुलर बेसिस पर आधे घंटे के लिए सूर्य प्रकाश जरूर लेना चाहिए और सूर्य से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हमें प्राण ऊर्जा दो, हमें एनर्जी दो। तो हम सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान करते हैं, सूर्य से रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम बहुत अच्छी ऊर्जा ले सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मैं आऊँ तो थ्रोट कैंसर के लिए हम PC7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करते हैं। PC7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पेरिकार्डियम 7 हमारी कलाई पर है, सेंटर में। सेंटर में थोड़ा सा गड्ढा जैसा बनता है, यहीं पर PC7 है, पेरिकार्डियम 7। दोनों हाथों में इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है और यहाँ पर एक दिन लाल रंग और एक दिन पीला रंग लगाना है। पीला रंग लगाने के लिए आप हल्दी लगा सकते हैं। हल्दी लगाने से जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो अपने नॉर्मल लेवल पे आते हैं। हल्दी ना कैंसर में बहुत फायदेमंद है। आप अगर हो सके तो हल्दी का पानी पिलाएं। पानी गर्म पानी में हल्दी को घोलकर उसको पिलाने की आदत डालें। रेगुलर ये काम तो रेगुलर बेसिस पे करना है। तो हल्दी पानी पीने से बॉडी में अगर हल्दी जाती है तो हल्दी बहुत अच्छा एंटीडॉट है कैंसर्स का। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बनी हैं जो कैंसर पे, जो नेचुरल रिसर्च हो रहे हैं, नेचुरल पैथी ओरिएंटेड जो रिसर्च हो रहे हैं, उसमें क्यूरक्यूमिन जो कि हल्दी से ही आया हुआ कंपाउंड है, उस पर उसकी क्यूरक्यूमिन बेस्ड बहुत सारी कीमोथेरेपी हो रही है। ये एक मेडिकल रिसर्च है जो सब जगह अभी प्रयोग नहीं हो रहा है। तो हल्दी का उपयोग करना सीखें। PC7 एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। PC7 के बगल में ही साइड में HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से जिंदगी में खुशी बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति खुश नहीं रहता तो HT7 रेगुलर दबाएगा तो खुशी बढ़ने लग जाएगी। कैंसर के मरीज का खुश रहना भी बहुत जरूरी है। अपने आप कैंसर के बीमारी का कारण, कैंसर के कारण अगर हमारे भीतर डिप्रेशन का भाव आता है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मेरा तबीयत क्या होगा, भविष्य क्या होगा, तो HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से उनको
लाइफ में जॉय फैक्टर बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी और हीलिंग होनी शुरू होगी। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं मंजू जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इन सभी चीज़ों को आप अपनाएंगे जिससे कि आपके फादर, हम आशा करते हैं कि उनकी तबीयत बहुत जल्द ही ठीक होने लगे और बहुत जल्द ही वो कैंसर जैसी बीमारी से निजात पाकर पूर्णतः स्वस्थ हो जाए। इन सभी चीज़ों को आप अपने जीवन में अपनाइए। हल्दी पानी का जैसे जिक्र किया सर ने, हल्दी पानी का आप इस्तेमाल करें और इसके साथ ही मेडिटेशन तो करना ही है, तो मेडिटेशन करें, हल्दी पानी का इस्तेमाल करें। आशा करते हैं कि आपके पिताजी बहुत जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं सर आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अनिल गुप्ता जी का, जिनकी उम्र 70 वर्ष है। इनकी प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम है और ब्रीदिंग की इनको ऐसे प्रॉब्लम होती है, जब चलते हैं तो ब्रीदिंग करने में, सांस लेने में तकलीफ का सामना इन्हें करना पड़ता है। तो आपसे सहायता चाहते हैं। देखिए, यहाँ इनकी दो प्रॉब्लम है जी, एक कफ की प्रॉब्लम है, एक ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है। इन दोनों में ब्रीदिंग की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा सीरियस है ना। अगर सांस ही अगर हमें नहीं आए तो जीवन कैसे चलेगा। तो इस इशू पर काम करना ज़्यादा जरूरी है। ब्रीदिंग अगर दिक्कत होती है तो लंग की एनर्जी और लंग में जो किडनी की एनर्जी आती है हम उस पर काम करते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि चलने पर इनको दिक्कत होती है तो हम हार्ट की एनर्जी पर ज़्यादा काम करेंगे। कैसे करेंगे? ST7 ST8 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, हमारे दोनों हाथों में है, छोटी उंगली के लाइन में कलाई पर ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे, ST8 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे बारी बारी से। तो इससे हमारा हार्ट मजबूत होगा और हार्ट मजबूत होगा तो चलने के समय जो तकलीफ होती है उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ST7 ST8 दोनों हाथों में 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार मसाज किया करें। अगर आप मेडिटेशन में बैठते हैं, जो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे श्रोता हैं तो बैठते ही होंगे, मेडिटेशन से बाहर आने के बाद अगर आपने मान लीजिए 1 घंटे मेडिटेशन में बैठे तो बाहर आने के बाद आप मेडिटेशन में हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, तो बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ अगर आप मसाज करेंगे तो वो और भी अच्छा तरीका है। उसके अलावा एक्यूप्रेशर खैर इंडिपेंडेंट भी किया जा सकता है। मेडिटेशन से बाहर आने के बाद आप ST7 ST8 का कर लिया करें। अगर सांसों की दिक्कत बैठे बैठे होती है, कितनी बार अगर तकलीफ बढ़ जाए तो बैठे बैठे भी सांसों की दिक्कत हो सकती है, तब हमें LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। LU5 हमारी कुहनी पर, एल्बो पर है, अंगूठे की लाइन में, लंग मेरिडियन का 5वां पॉइंट। तो इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। ये आपको फोटो दिखाया जा रहा है कुहनी पर, आप समझ लीजिए। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप मसाज करें और LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने से आपको सांस की जो तकलीफ है वो आपको नहीं होगी। लेकिन ये बैठे बैठे का तकलीफ होती है, तो अगर बैठे बैठे तकलीफ नहीं होती तो आपको ST7 ST8 पर काम करने से फायदा हो जाएगा। ये हुई सांसों की तकलीफ की बात। जो आपने कफ की बात बताई, अगर फ्लेम है, कफ है, बलगम है, तो आपको एक पॉइंट है PC5। PC5 को आप कैसे मेजर करते हैं? हम अपनी कलाई पे अंदर की तरफ देखते हैं, 4 अंगुल के डिस्टेंस पे, रिस्ट पे 4 अंगुल के डिस्टेंस पे PC5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। हमें इसे सीडेट करना है। पहले आप पॉइंट इसको समझ लें। कलाई पर अंदर की तरफ आपको इमेज दिखाया जा रहा है, P5 है इमेज में, वो P5 और PC5 एक ही बात है। कलाई की तरफ से वो तीसरा पॉइंट है P5। ये 4 अंगुल से अगर नापेंगे तो चौथा अंगुली जहां पर आती है उस जगह पे ये पॉइंट आएगा। तो आपको PC5 एक्यूप्रेशर पॉइंट या P5 एक्यूप्रेशर पॉइंट, इसको आपको सीडेट करना है, मसाज नहीं करना है। हमने ST7 ST8 या LU5 को मसाज किया था, टोन किया था, लेकिन यहाँ पे हमें सीडेट करना है। सीडेट का हम कैसे करते हैं? हम लगातार वहाँ पर 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए दबाव देते हैं। अगर दबाव दिए हुए हैं तो वो पॉइंट सीडेट होता है। विंटर का मौसम है, विंटर के मौसम में हम यहाँ पे कपड़े पहने रहते हैं तो कलर थेरेपी नहीं कर सकते हैं। अगर धूप में बैठते हैं, अगर इस पार्ट को एक्सपोज होता है तो हम यहाँ पे लाल रंग लगा सकते हैं। हाथ से कंटिन्यूस दबाने के अलावा अगर आप यहाँ पे लाल रंग लगा लेते हैं, या मैग्नेट थेरेपी में हम पीले रंग का मैग्नेट लगाते हैं सीडेट करने के लिए, तो उसके माध्यम से भी फ्लेम को, बलगम को कम किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं अनिल जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ST7 पर आप काम करेंगे और इसके साथ ही P5 पर काम करेंगे। आशा करते हैं कि आपकी जो समस्या है वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाए और आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं। तो इसी के साथ बढ़ेंगे सर आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मधु सिंह जी का। इनकी उम्र 51 वर्ष है। इनको 2 महीने से हाई BP की प्रॉब्लम है और इसके साथ ही राइट ब्रेस्ट में सिस्ट है। तो आपसे जानना चाहती हैं, और इसके साथ ही इनको स्ट्रेस भी है, इंडाइजेशन की भी प्रॉब्लम है। सबसे मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पे स्ट्रेस की है ना।
दोस्तों ये बात समझनी है कि हमारे जीवन में जो भी बीमारी हो रही है 90% 95% बीमारियों का कारण स्ट्रेस है। और ये बात आपको समझ में भी आ गई है, आपने लिख के भेजा, ये अच्छी बात है। तो स्ट्रेस को कम करना है, स्ट्रेस को कम करेंगे आपका बीपी कम होगा, स्ट्रेस कम करेंगे जो ब्रेस्ट का जो सिस्ट है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। सिस्ट है तो बिनाइन सिस्ट है तभी आप कंसर्न नहीं है, लेकिन बिनाइन सिस्ट भी कभी कभी मैलिग्नेंट बन जाता है, तो ध्यान देना जरूरी है। अगर ध्यान देंगे, अगर आप एनर्जी पे काम करेंगे तो यह भी ठीक हो सकता है। तो स्ट्रेस पर पहले काम करें। स्ट्रेस पर काम करने के लिए लाइफ को थोड़ा ईजी लेना सीखें, परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखें, दिन में 2 बार ध्यान में बैठें, और योग निद्रा का अभ्यास भी आपको काफ़ी स्ट्रेस से फ्री करेगा। हमेशा मेरी चलनी चाहिए, इस भाव में मत रहे। और जो ब्रेस्ट में सिस्ट का मामला है, ये हमारे हार्ट चक्रा से जुड़ा हुआ मामला है, और हार्ट चक्रा के मामले में हमें यह बात समझनी है कि हमें प्यार मांगना नहीं है। थोड़ा सा फिलोसफिकल बातें हो जाएंगी, लेकिन माइंड पे काम करना है, तो यही बात समझनी है। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी महिलाओं का ये स्वभाव होता है, ये आदत होती है कि प्यार को बाहर मांगते हैं। प्यार मांगने से कभी नहीं मिलता है। अगर आपके भीतर खुद के लिए प्यार हो, जिसको लुई कहती है सेल्फ लव, तो जितना हम खुद से प्यार करते हैं, जितना हम प्यार बांटते हैं, प्यार के वाइब्रेशन, खुशी के वाइब्रेशन बांटते हैं, उस प्रोपोर्शन में हमें जिंदगी में प्यार मिलता है। मांगनिए मत, प्यार देना सीखिए। पहले तो प्यार खुद को करना सीखिए, और करने के बाद थोड़ा प्यार देना सीखिए। देने में तो बहुत बार हम देते हैं, लेकिन हेल्दी वे में देना। हेल्दी वे में देना मतलब थोड़ा अटैचमेंट की भावना, तो जेलसी की भावना अगर है भीतर तो उस पर काम करना। जितना मिलता है उसको स्वीकार करना, देने को बढ़ाना, सेल्फ लव के प्रैक्टिस को बढ़ाना। सेल्फ लव अच्छे से करेंगे तो आपका ब्रेस्ट का सिस्ट गारंटेड ठीक हो जाएगा। लुई हे ने तो अपना कैंसर ठीक कर लिया। अगर कैंसर ठीक हो सकता है, फुल फ्लेज्ड कैंसर वो ठीक हो गया, तो सिस्ट भी ठीक हो सकता है, और ठीक हुआ है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मैरी रस्ट का भी मैंने एग्जांपल लिया था, थ्रोट कैंसर के एग्जांपल मामले में। मैरी रस्ट ने भी अपने लाइफ में मेडिटेशन पे बहुत काम किया, सेल्फ लव पे बहुत काम किया। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने 5 तरीकों की बात करी है। वो इंटरव्यू इंग्लिश में है, अगर आप इंग्लिश देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ, जो कि मेरा ही एक दूसरा चैनल है, वहाँ पे आपको वो इंटरव्यू मैरी रस्ट का मिल जाएगा। नहीं तो लुई हे पे तो हम हिंदी में किताबें उपलब्ध हैं, लुई हे की किताबें। और परिवर्तन आ रहा है रेगुलर एपिसोड, तो उसमें हमने बहुत बार बात करी है। प्रेम करना बढ़ाइए, खुद से प्रेम करना, सिस्ट गारंटेड ठीक होगा। तो स्ट्रेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको अपने ब्रेस्ट सिस्ट पर काम करना चाहिए। बीपी की समस्या और इनसोम्निया की समस्या, जो बाकी दूसरी समस्या लिखी है, ये उतनी बड़ी समस्या नहीं है। ब्रेस्ट सिस्ट ठीक हो जाता है तो बाकी सब समस्या भी ठीक होने लग जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा एक्यूप्रेशर पॉइंट भी आपको थोड़ा बता दूं। ब्रेस्ट का जो सुजो कॉरेस्पॉन्डेंस है, वो हमारे अंगूठे के नीचे जो थोड़ा सा फूला हिस्सा हुआ होता है, मेडिकल इसको थिनार प्रोमिनेंस बोलते हैं, ये हिस्सा है। हमें अपने दोनों हाथों में इस हिस्से को मसाज करना है। जो अंगूठे की ये जो स्वेलिंग है, इस हिस्से का हम दोनों हाथों में 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार मसाज किया करें। इसके अलावा हम अपने पैर में ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। पैर में एंटेरोलैटरल, बाहर की तरफ, आगे की तरफ और बाहर की तरफ ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। राइट ब्रेस्ट की बात है तो राइट पैर में ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हल्दी भी लगाई जा सकती है, लेकिन विंटर का मामला है तो थोड़ा मुश्किल होगा। और ST36 जो है, स्टमक मेरिडियन जो है, वो पैर के बगल वाली उंगली में जाती है, तो हम उस उंगली को मसाज करें। समझ लीजिए, 5 उंगली दबाना नहीं है। पैर के अंगूठे की जो बगल वाली उंगली है, हमें सिर्फ उस उंगली को दबाना है। पूरी तरह से, अच्छी तरह से दबाया करें। और कलर थेरेपी में वहां पर आप लाल रंग लगा सकते हैं। ST36 के मसाज से, पैर के अंगूठे के बगल वाली उंगली के मसाज से, और सुजो कॉरेस्पॉन्डेंस, हमारे अंगूठे के नीचे जो ये फूला हुआ हिस्सा है, इसके मसाज से ब्रेस्ट सिस्ट से छुटकारा पाया जा सकता है। स्ट्रेस कम करेंगे, ये ठीक करेंगे, तो बाकी चीज़ें भी ठीक होने लग जाएगी। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। जैसे कि आपने बताया कि इन सभी बीमारियों का कारण मुख्यतः जो है वो स्ट्रेस है। बिल्कुल।
तो स्ट्रेस पर काबू पाएंगे तो इन हाँ। सभी चीज़ों से हम निजात पा पाएंगे। यस। तो इसी के साथ आशा करती हूँ, उम्मीद है कि हमारी जो व्यूअर हैं मधु जी, उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इससे रिलेटेड जिनके भी सवाल हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स के मन में सवाल हैं कि अगर उनको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है या इंडाइजेशन, सर इंडाइजेशन पर भी इनको जानना था, तो इस पर मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बताएं कि क्या इंडाइजेशन भी स्ट्रेस की वजह से हो रहा है? बिल्कुल। स्ट्रेस जब होता है तो हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दो सिस्टम होते हैं। पारासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो अंडर एक्टिव हो जाता है और सिंपैथेटिक ओवर एक्टिव हो जाता है। पारासिम्पैथेटिक सिस्टम अगर सिड्यूस हो जाए, अगर घट जाए, तो हमारा डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा। स्ट्रेस कम होगा, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, डाइजेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इस मामले में भी हमें स्ट्रेस पर ही काम करना है। स्ट्रेस रिड्यूस होगा तो सारी समस्याएं अपने आप ही स्वतः ठीक होने और लगेंगी। यहाँ पे जो मैंने ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात जी। करी, ST36 स्टमक नाड़ी का पॉइंट है। अगर स्टमक नाड़ी एक्टिव होगी तो उससे भी डाइजेशन ठीक होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर थैंक यू सो मच इस सवाल के जवाब के लिए। उम्मीद करती हूँ कि मधु जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इन सभी चीज़ों पर काम करेंगी, जल्द ही, बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाएँगी। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सावित्री जी का। इनका कहना है कि इनको काफ़ी लंबे समय से खाँसी रहती थी, एलोपैथी का इलाज कराया गया। बताया गया कि एलर्जी की वजह से इनको ये प्रॉब्लम थी। 1 साल दवाई खाने के बाद भी ये ठीक नहीं हुई। इसके बाद आयुर्वेदिक दवाई ली, उससे भी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन पिछले 1 साल से कोई दवाई नहीं ली है, लेकिन खाँसी में आराम था, खाँसी नहीं हो रही थी। लेकिन पिछले 1 माह में खाँसी ठीक हो गई थी। और कल रात, मतलब आज कल रात में इनको जब सर्दी बढ़ने लगी है, तब इनको थोड़ी-थोड़ी खाँसी होने लगती है। तो इसके बारे में जानना चाहेंगी कि कैसे, इस पर कैसे काबू करें? सबसे बड़ी बात यहाँ पे तो ये सीखनी है कि जब इन्होंने इतने महीने, इतने साल इलाज कराया, उनको फ़ायदा नहीं हुआ, तो दवाइयों में इलाज नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। जितना जल्दी हम सभी लोग इस बात को समझ जाएंगे, हमारा हेल्थ बेहतर होने लग जाएगा। अगर हमारा ये माइंड अप्रोच है अभी भी कि मुझे अच्छी दवाई मिल जाए, मुझे अच्छा डॉक्टर मिल जाए, तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो आपका बीमारी ठीक नहीं होगी। मैं अपना केयर खुद से कैसे अच्छे से करूं, अगर आपने ये सीख लिया, तो आपकी बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अनुभव से समझ में आता है, आपको अनुभव मिला है, काफ़ी समझदार बन जाए। अगर हम अभी भी नहीं समझेंगे, दवाइयों के भरोसे ही रहेंगे, तो फिर हम चक्कर खाते रहेंगे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल। अब यहाँ पे बात समझनी है कि जो खांसी होती है, खांसी क्यों होती है। चूंकि आप ज़्यादा परेशान रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मानसिक कारणों पर पहले बात करूंगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आने से पहले मैं मेंटल रीजन, साइकोसोमेटिक रीजन जो है वो हम समझेंगे, जो कि यू कैन हील योर लाइफ में आता है। खांसी क्यों होती है? जब हम अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, अपने घर में, अपने आसपास में, जब भी कहीं पे कुछ कहना का भाव आपके भीतर आता है, तो अपनी बातों को जरूर कहें। ये मत सोचें कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, उसे बुरा तो नहीं लग जाएगा। बुरा ना लगे इसके लिए आप टोन सही रखें, शब्द का अच्छे प्रयोग करें। अगर आप सही टोन में, सही शब्दों के साथ बोल रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा। अगर हमें कभी किसी को क्रिटिसाइज करना है, कभी कंप्लेन भी करना है, सिर्फ कंप्लेन करने के लिए नहीं, बल्कि सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए अगर आप बोलते हैं, तो कंप्लेन भी बुरा नहीं लगेगा। हम ठीक ढंग से बोलना सीख लें, अपने दिल की बातों को, अपने मन की बातों को थोड़ा कम दबाएं। जब आप ये सीखेंगे, तो आपकी खांसी ठीक होनी शुरू होगी। ये हुए साइकोसोमेटिक रीजन, मेंटल रीजन। इसके साथ अगर हम अब एनर्जी पर जाएं, तो यहाँ पर हमें काम करना है LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे। आज LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट का जिक्र कई बार आ चुका है, फिर भी आप अपने लिए समझ लीजिए। हमारी कोहनी पर जो हिस्सा, हम हाथ जब मोड़ रहे हैं, तो जो ये हिस्सा हिल रहा है उस हिस्से पर है। देखिए, ये ऊपर वाले हिस्से पे नहीं है, ये नीचे वाले हिस्से पे है। जो हिस्सा मुड़ रहा है उस हिस्से पर ये LU5 है। अंगूठे की लाइन में, दोनों हाथों में LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप रेगुलर मसाज करेंगे, तो इससे आपके लंग्स मजबूत होंगे। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए, उसको फोटो खींच कर रख लीजिए। LU5 लंग 5 कोहनी पर जो है, इसको रेगुलर मसाज करेंगे तो इससे खांसी बहुत अच्छी कंट्रोल होती है। LU5 के साथ साथ आप LU6 पर भी काम कर सकते हैं और LU10 पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको खांसी रात में हो रही है। कंडीशन थोड़ी थोड़ी बदलती है तो पॉइंट्स बदल जाते हैं। सबसे ज़्यादा काम LU5 काम आता है, LU5 के बाद LU6
और LU6 के बाद LU10, ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको काम करना है। रेगुलर काम करेंगे तो आपकी खांसी पूरी तरह ठीक जरूर होगी। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए भी। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल है राजेश जी का। इनका कहना है, इनकी थोड़ी समस्या थोड़ी अलग है, तो मैं इनका पूरा मामला आपको बताती हूँ कि क्या इनके साथ है। इनके साथ ऐसा इनका कहना है कि ये पहले किसी से लड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी से इनकी लड़ाई हो जाती है तो बाद में इनको डर सताने लगता है, और किसी से अगर किसी पर बहस हो जाए, किसी बात पर बहस हो जाए, थोड़ी बहुत भी बहस हो जाए, तो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, और इसके साथ ही खुद से डरने भी लगते हैं, घबराहट सी इनको होने लगती है, और इसके साथ ही साथ इनको लगता है कि इनके खिलाफ सब लोग साजिश कर रहे हैं। तो ये सर इनके थोड़ा सा मेंटल लेवल पर हम बात करेंगे, तो ये समझना चाहेंगे कि इनकी ये समस्या कैसे हल हो। देखिए, यहाँ पे ना इनको ये बात समझनी पड़ेगी, जो उसने अपनी बात काफ़ी लंबाई में लिख के भेजा है, ठीक है, अच्छा किया है। अपनी समस्या तो पूरी तरह बिल्कुल लिखनी जी। ही चाहिए। तो यहाँ पर इनको एक बात समझनी होगी कि आपको आपने मेंटल हेल्थ पे काम करना है। आपका मन, आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो ज़्यादा अच्छा हो। आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आपको खुद से प्यार करना बढ़ाना है, आपको खुश रहना सीखना है। तो मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए आपको थोड़ा योगा में, थोड़ा स्पोर्ट्स में, थोड़ा मूवमेंट वाली एक्टिविटी में जाना है। अगर हो सके तो आपको योगा का क्लास ज्वाइन करें। क्या होता है कि जब क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो हम ज़्यादा रेगुलर बेसिस पर योगा प्राणायाम कर पाते हैं। योगा प्राणायाम करेंगे तो आपकी नाड़ियाँ जो है संतुलित होंगी, और उससे आपका मन संतुलित होगा। योगा क्लास ज्वाइन करके आसन और प्राणायाम किया करें, और सभी आसन और प्राणायाम में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम जो है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम और योग निद्रा, आपको इन दोनों का अभ्यास रेगुलर करना है, और साथ ही साथ ध्यान का अभ्यास करना है। आप पता करें कि आपके आसपास कहाँ पे पिरामिड ध्यान केंद्र है। फिजिकली पिरामिड ध्यान केंद्र में जाना है। हमने काफ़ी कुछ ऑनलाइन हम करने लग गए हैं, लेकिन ऑनलाइन और फिजिकल दोनों में आपस में कोई मुकाबला नहीं है। फिजिकल हमेशा सुपीरियर है, बेहतर है। पता कीजिए कहाँ पर आपके पास आसपास पिरामिड ध्यान केंद्र है। दूरी की परवाह ना करें। जब जीवन में आपको फ़ायदा लेना है, जहाँ भी है वहाँ पर जाए। सप्ताह में 1 दिन, महीने में 1 दिन, जो भी आपको पॉसिबल है, रेगुलर बेसिस पर जाया करें, और ध्यान सीख लें। फ्रिक्वेंटली ध्यानियों से मिलते रहे। जैसे लोगों से हम मिलते हैं, हम वैसी आदतों को, वैसे क्वालिटीज़ को अपने भीतर लेते हैं। आपको कॉन्फिडेंस सीखना है, आपको खुद से प्यार करना सीखना है, आपको खुश रहना सीखना है। गुस्सा हो जाए तो परेशान हो जाते हैं। गुस्सा हमें करना ही नहीं चाहिए, हमें सबको स्वीकार करना चाहिए। दुनिया में सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार काम कर रहे हैं, तो गुस्सा किसी से करना क्यों? जो उसको जो बुद्धि है, जो समझ है, उसके अनुसार वैसा काम कर रहा है। हम सबको अपने ढंग से काम करने दें, हम अपना काम अपने ढंग से करें। तो योग और प्राणायाम करने से, योगदा करने से, पिरामिड मेडिटेशन करने से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं राजेश जी कि आपकी जो समस्या है, आप थोड़ा अपने आप को और समझेंगे और सज्जन सांगत्य को बढ़ाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे लोगों के साथ में रहते हैं, हमारे मन में थोड़े से शंका, थोड़े से डर पनपने लगते हैं। और इसके साथ ही आपसे कहना चाहूँगी कि जब आप सज्जन सांगत्य करेंगे, आपके साथ ऐसे लोग होंगे जो ध्यानी होंगे, जो खुद आपको गाइड करेंगे कि आपकी यदि समस्या ये है, आपके मन में इतना डर है, तो उस डर से बाहर आने में आपकी मदद करेंगे। तो आप ध्यान कीजिए अपने आसपास, ध्यान केंद्र, जैसा कि आपने लिखा है कि आप दिल्ली में हैं, और दिल्ली में काफ़ी सारे ध्यान केंद्र, काफ़ी सारे पिरामिड ध्यान केंद्र उपलब्ध हैं। आप ढूँढने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही आप पीएमसी हिंदी से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप हमसे जान सकते हैं कि नियरेस्ट पिरामिड कहाँ-कहाँ पर हैं, पिरामिड मेडिटेशन सेंटर कहाँ पर हैं। तो हम भी आपकी सहायता कर पाएँगे, और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें और आपकी समस्या जल्द से जल्द ख़त्म हो। तो इसके साथ ही बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मंजू जी का। इनकी एज 72 ईयर्स है, बॉम्बे से है। इनका कहना है कि इनके घुटनों में, बैक में दर्द रहता है। बैठने में कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जैसे ही ये खड़ी होती हैं तो इनको दर्द होने लगता है। तो इस पर आपकी सहायता चाहती हैं। देखिए, एक तो इनकी उम्र थोड़ी अधिक है, 72 जी, साल है, जी। और खड़े होने पे तकलीफ होती है। तो ये एक तरह से पृथ्वी प्राण का इशू है। थोड़े से स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अगर बैठकर ये जो योगा करेंगी, पैरों का योगा, जो पैरों का मूवमेंट, एक बार आपको किसी अच्छे योगा ट्रेनर से मिलकर योगा सीख लेना चाहिए। यूट्यूब देखकर, टीवी देख के, या थोड़ा बहुत सुन के देखकर हम जो योगा करते हैं वो प्रॉपर नहीं होता। आप
एक बार तो अच्छे से 1 महीने आप किसी योगा इंस्ट्रक्टर से योगा सीख लें। अपने पैर के योगा, पैरों के मूवमेंट, पैरों के फिंगर्स के मूवमेंट ये थोड़ा किया करें, तो इससे पैर की थोड़ी आपकी मजबूती बढ़ेगी। पैरों की मजबूती बढ़ाने की ज़रूरत है। एक्यूप्रेशर पॉइंट से हम यहाँ पर 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट कर सकते हैं, एक SP6 और एक UB57। SP6 जो है ये हर एक महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। पैर में हमारे एंकल से 4 अंगुल ऊपर, दोनों पैरों में वैसे SP6 अच्छा पॉइंट है, लेकिन जिस पैर में आपको तकलीफ है उस पर आप ज़्यादा समय दें। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार मसाज करें। SP6 ना आपके ओवरऑल हेल्थ को भी बहुत अच्छा करेगा। SP6 को आप खुद से मसाज करवा सकते हैं, आप दूसरों से भी करवा सकते हैं। स्प्लिन 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप रेगुलर मसाज करेंगे। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा आपको पैर में काफ मसल्स के सेंटर में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है UB57। UB57 को भी मसाज करना है। पैर में पीछे की तरफ जो पिंडलियों के मसल्स होते हैं, पिंडलियों के मसल्स के सेंटर में UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। आप खुद से भी दोनों हाथों से आप उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को कर सकते हैं या किसी दूसरों से करवा सकते हैं। दूसरों से करवाना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी उम्र के हिसाब से। तो UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर आप रेगुलर मसाज करेंगे तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। SP6 और UB57 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम किया जाए तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपका ठीक हो जाएगा। और साथ में आप ध्यान तो कर ही रहे होंगे, दिन में 2 बार आंख बंद करके ध्यान में बैठने की कोशिश करें, चाहे ड्यूरेशन जो भी हो। ड्यूरेशन उतना फर्क नहीं करता, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मैटर करती है। आप जितनी अधिक बार ध्यान में बैठेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। सर क्या यहाँ पर इनका कोई साइकोसोमेटिक रीजन भी है, बैक में दर्द होने का, इस तरह का क्या क्या बिल्कुल, रीजन हो सकता हाँ। है इसका? देखिए यहाँ पर जो इन्होंने समस्या बताई है कि खड़े होने पर दर्द होता है ना, तो ये स्ट्रेंथ का मामला लग रहा है ना, कि जो नी में जितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, वहाँ के मसल जितना स्ट्रेंथ होना चाहिए उतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो स्ट्रेंथ थोड़ा कम है। तो स्ट्रेंथ कम कब होता है? स्ट्रेंथ कम तब होता है जब हम अपने आप को लाचार मानते हैं, जब हमको लगता है कि भगवान हमें हेल्प नहीं कर रहा है। भगवान देखिए हमेशा सबके साथ होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि भगवान आपका साथ छोड़ता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी परिस्थिति में हो, वो कैसा भी कर्म करे, भगवान कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ता, तभी तो वो भगवान है। अगर वो साथ छोड़ दे फिर तो हम इंसान बन जाएगा, बिजनेस बन जाएगा। बिजनेस में हम हिसाब किताब करते हैं, दूसरा अगर ठीक कर रहा है तो साथ रहते, नहीं तो छोड़ देते हैं। इंसान साथ छोड़ते हैं, भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। लेकिन अगर हम ये मान बैठे कि भगवान हमारे साथ नहीं है, या जितना साथ होना चाहिए उतना साथ नहीं है, कभी कभी साथ देता है, कभी कभी भगवान हमारा ध्यान रखता है, कभी कभी नहीं रखता, तो ये माइंडसेट से बाहर आना है। अफर्मेशन करना है कि भगवान हमेशा मेरे साथ है, भगवान 24 घंटे मेरे साथ है। भगवान की एनर्जी यानी कि कॉस्मिक एनर्जी, मेडिटेशन में हम जो एनर्जी ले रहे हैं कॉस्मिक एनर्जी, उसको भगवान की एनर्जी बोल सकते हैं। प्रैक्टिकली कॉस्मिक एनर्जी, भगवान की एनर्जी 24 घंटे मेरे साथ है, और ध्यान में आप बैठेंगे तो उस एनर्जी को आप फील भी करेंगे। आप फील अगर नहीं भी कर सकते हो, जानिए कि आपके अंदर एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो भगवान मेरे साथ है और मैं सक्षम हूं। अपने आप को कमजोर किसी भी तरीके से मत माने, उम्र को काउंट मत करें। देखिए मुख्य रूप से तो मूल रूप से हम आत्मा है ना, शरीर की उम्र ज्यादा मैटर नहीं करती है। अगर हम उम्र के बारे में बार बार सोचते रहते हैं तो उम्र का प्रभाव अधिक पड़ता है। अपने परिवार में सबको बोल कर रखे, उम्र के बारे में कभी कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि जब दूसरा बात करता है तो हमारा भी फोकस ज़्यादा जाता है। हमें आत्मा पे फोकस करना है, और आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है। आत्मा तो सनातन है, जब से ये ब्रह्मांड बना है तब से सब में से सभी कोई है। जब से ये ब्रह्मांड बना है तो आत्मा के पर फोकस बढ़ाएं, अपने आप को कमजोर ना समझें, अफर्मेशन करें, भगवान की ऊर्जा मेरे साथ हमेशा है, मैं सक्षम हूँ, डिवाइन एनर्जी मेरे साथ है। ध्यान, अफर्मेशन, एक्यूप्रेशर पॉइंट, SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, इन सभी से आपको फायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, इतने सारे सवालों के आपने जवाब दिए, अपना इतना ज्ञान हमारे साथ साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आपके कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी। तो दर्शकों, आज के
Q&A सेशन में यानी कि सवाल जवाब श्रृंखला में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन हम फिर हाजिर होंगे अगले शुक्रवार को आपके सवालों के साथ। तो अपने सवाल भेजना हमें ना भूलें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सवाल हमें भेजें। ध्यान रहे अपने सवालों के जो आप लिखते हैं उनको इस तरह से लिखें कि आपकी जो समस्या है वो ज़्यादा उसमें मेंशन हो, ना कि मेडिकल टर्म के साथ। और आपको यदि एक से ज़्यादा समस्या है तो सबसे पुरानी समस्या को सबसे पहले मेंशन करें और उसके बाद जो समस्या होने लगी उसको फिर मेंशन करें। और समस्या के साथ अपना नाम और अपनी उम्र ज़रूर बताएं। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा। आपसे फिर होगी मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।